नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में। यही विज्ञान शास्त्र पर मैं हूं आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आया हूं कि ऐसा चैप्टर जो जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना है, ये कोई सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं है। ये एक मिशन है, एक मिशन जेईई एडवांस को कॉन्कर करने का। लेकिन रुकना मत, पहले एक काम करो, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब सवाल आए तो पहले खुद से ट्राई करना, ताकि तुम्हारी सोचने की ताकत बढ़ जाए। और अगर जवाब ना आए तो आंसर अपना क्रॉस चेक कर लेना। और अगर नहीं हो पाए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हूँ यहाँ। और हाँ, सिर्फ कोई सवाल सॉल्व करने का सेशन नहीं है, बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स उनके पीछे छुपे हुए हैं, उनके भी राज खोलने वाले। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग की गियर लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 में मैंने बेसिकली नॉस्ट इक्वेशन से जितने भी सवाल था वो तो कर चुके हैं हम लोग। और मैंने लगभग 2023 से 2018 तक कर लिए थे। तो आज 2024 का पहले जो 2 क्वेश्चन है वो तो निपट जाएँगे और फिर शायद उसके साथ 10 क्वेश्चन्स है। तो हम लोग टोटल आज 12-13 क्वेश्चन्स कर लेंगे। तो 12-13 से अच्छा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कर लेंगे, पहला क्वेश्चन में ही चलते हैं। क्वेश्चन करते-करते मैं ना टॉपिक लिखते जाऊँगा कि क्या-क्या पढ़ना है तुम्हें और क्या-क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि एग्ज़ाम पास में है तो ज़्यादा बेहतर है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, जी बेहतर है। So first question is, an aqueous solution of hydrogen into H4 is electrochemically oxidized by oxygen, thereby releasing the chemical energy in the form of electrical energy. One of the products generated from the electrochemical reaction is nitrogen gas. Choose the correct option from the above process. अब देख, रिएक्शन बोला है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज किया गया है। तो देयर बाय रिलीजिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एनर्जी तो रिलीज हो रहा है और वन ऑफ द प्रोडक्ट जनरेटेड नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है। तो नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है तो सीधी बात है ना, वाटर निकलेगा। और वाटर कितना मोल निकल रहा है? 2 मोल निकल रहा है। अब देख, इधर से तुझे ये पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ऑक्सीडेशन स्टेट देख, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा। अब कितना आएगा? अब 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 आएगा। मतलब +2 आएगा, मतलब -2 होगा इसका। ठीक है, सॉरी, 2x प्लस 4, आई एम सॉरी, ये हाइड्रोजन का प्लस या -2। और ऑक्सीजन का तो 0, नाइट्रोजन का भी 0 और इधर ऑक्सीजन का -2। तो नाइट्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिडक्शन। और तुझे पता है ये रूल होता है कि एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एनोड में होता है, ए ओ। और रिडक्शन किस में होता है? कैथोड, सी आर, आओ सी आर। यह याद रख लेना, आओ सी आर। मतलब जैसे आओ 3 है ना, ओ 3 का लाना, ऐसे आओ सी आर याद रख लेना। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन किस में हुआ? कैथोड में। अब देख, सीधी बात है, बोला है गया है कि पहला क्वेश्चन ऑप्शन देख, OH माइनस रिएक्ट विद N2H4 एट द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस एंड वाटर रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड। अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? देख, एक नाइट्रोजन से इधर गया है, तो पूरा रिएक्शन एनोड में अगर रिएक्शन लिखूं, क्या हो रहा है? वेट अ मिनट। हाँ, तो चलिए, हम लोग कहाँ थे? पेंट अब काम करना बंद हो गया था, कुछ नहीं। तो एक सेकंड, पहले ना एनोड का रिएक्शन अलग से देख ले और कैथोड का रिएक्शन अलग से देख ले। मगर पहले एनोड का रिएक्शन लिखो। तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा? एक एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब N2H4 ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन में उतरेगा। और ये किसके साथ होता है? देख, तुझे भी पता है कि OH माइनस बोला है, OH माइनस आयन अगर रिएक्ट करेगा तो इसके साथ OH माइनस आयन रिएक्ट करेगा। अब OH माइनस तो नाइट्रोजन के साथ क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, सीधी बात है। अब देख, इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेगा? पहले तो एटॉम्स बैलेंस कर ले। 4 ऑक्सीजन है, सीधी बात है, 4 लगेगा इधर। और मतलब नाइट्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 4 था, तो इस हिसाब से लगाया है हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करें? इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, नाइट्रोजन 2 से आ रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड का रिएक्शन जो होता है, कैथोड का क्या है? इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कैथोड में भी क्या होगा? कैथोड में रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन मतलब घुमा के लिख रहा हूँ मैं, ये
रिडक्शन हो रहा है फॉर OH माइनस, ये हो रहा है सिंपली। तो इधर तो कंप्लीट रिएक्शन क्या आता है, कंप्लीट रिएक्शन मैंने जो ऊपर लिखा हो, तो इसका अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन लिख दूं, जो कि है कंप्लीट रिएक्शन क्या है, N2H4 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन प्लस 2H2, ये सीधी बात है, ये रिएक्शन है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन से साथ खेल रहा है एट द कैथोड, N2H4 ब्रेक्स। भाई ये तो कैथोड में हो रहा है ना ऑक्सीजन का, और NTH4 जा रहा है एनोड में, तो ये तो गलत है। तो एट द कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH माइनस, ये सही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तो था वो फॉर OH माइनस, मतलब 0 से जा रहा है इधर -1 में, -2 ओवरऑल चार्ज है ना, तो देख ले x+1 इजिकल टू -1, तो x का चार्ज कितना आएगा, -2, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा, तो 0 से -2 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और लास्ट में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और मेजर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल, ये तो भाई नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन का जो 2024 का था, 2024 का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है वो ए और सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज एडेड स्टेप वाइज टू द वॉल्यूम लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट। मतलब देख ले, मतलब ये इधर मैं कर दूं, अगर टाइट्रेट टाइट्रेंट का स्मॉल वॉल्यूम डिप हो रहा है किसमें, टाइट्रेट में, कलर चेंज कर लो, डिप हो रहा है टाइट्रेट में, यह याद रख लेना। मतलब तेरे पास जब पहला ग्राफ्स आता है, वो पहला ग्राफ्स किसके लिए आएगा, टाइट्रेट के लिए। मतलब जब ग्राफ स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग ऑफ ग्राफ स्टार्टिंग ऑफ ग्राफ्स स्टार्टिंग ऑफ ग्राफ्स किसके लिए होगा, मतलब टाइट्रेट के लिए होगा। तो मैं अगर पहले से स्टार्ट करूँ, टाइट्रेट है KCl और टाइट्रेंट है AgNO3, मतलब तेरा क्या हो रहा है, टाइट्रेंट KCl है, मतलब तेरा सॉल्यूशन में KCl पड़ा पड़ा है, KCl भरा पड़ा है, ऊपर से तो किस क्या दे रहा है, सिल्वर नाइट्रेट दे रहा है। तो पहले जब KCl था, तो इसके लिए कॉन्डक्टेंस किसके लिए आएगा, अगर मैं लैम्डा डी नॉट लिखूं, तो KCl के लिए लिखूं, तो इसका अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये K प्लस के लिए आता है, और लैम्डा नॉट क्लोरीन माइनस के लिए आता है, क्लोराइड के लिए और पोटेशियम के लिए आता है। पोटेशियम के लिए देख इधर दिया है, पोटेशियम 7.4 है, और Cl माइनस है तेरा 7.6 है। अब तो ऐड कर रहा है इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब तुझे भी पता है सिल्वर नाइट्रेट के सामने तो ये Ag प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, और Ag प्लस और NO3 माइनस में, Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। और अब Ag प्लस और Cl माइनस बनाएगा क्या, AgCl, बहुत अच्छा से बना लेता है प्रेसिपिटेट आंसर, मुझे सबको पता है कि। तो Cl माइनस क्या हो रहा है, तो रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो रिएक्शन क्या आता है, KCl प्लस AgNO3 reacts to form AgCl एंड KNO3, ठीक है। तो अब सीधी बात है देख, तो तेरा हुआ क्या, Cl माइनस जो था वो रिप्लेस हो रहा है किससे, नाइट्राइट आयन से, ओके। तो Cl माइनस नाइट्राइट से रिप्लेस हो रहा है, मतलब तेरा क्या होगा, जो कॉन्डक्टेंस है ये 7.6 था इसका, इसका 7.2 है, तो कॉन्डक्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये याद रखना। मतलब कॉन्डक्टेंस क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा, तो कॉन्डक्टेंस में लिख देता हूँ इधर ही, conductance will first decrease, conductance will first decrease, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट तुझे पता है, जब रिएक्शन मतलब जितना मोल ऑफ, मतलब जितना एजीसीएल बन सकता था उतना मोल तो एजीसीएल बन गया, फिर क्या आएगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में देगा, तो तब तो इससे क्लोराइड खत्म हो गया है, तब तो सीधा मतलब क्लोराइड ही खत्म है, तब तो सिल्वर के लिए भी होगा, के प्लस के लिए भी होगा, नाइट्राइट के लिए भी होगा, तब क्या बनेगा, बढ़ते रहेगा। तो देखते हैं किसमें घट रहा है, पहले घट रहा है, तो देख अगर 5 में देखें तो 5 में बहुत ज्यादा डिक्रीज है, और ये जो डिक्रीज, पहला जो डिक्रीज होगा ना वो स्लाइड डिक्रीज होगा। तो स्लाइड डिक्रीज किस में हो रहा है, 2, 5 और 3 में, और 2 और 5 में स्टीप डिक्रीज है, 3 में ही एक है जिसमें स्लाइड डिक्रीज है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो थर्ड के लिए है, तो ये तो समझ आ गया कि पहला जो ऑप्शन है वो थर्ड के लिए है। तो मैं ना फिर सेकंड वाला देख लेता हूँ, सेकंड वाला मैं ना एक बार कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड।
और ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये भी जरूरी है। चल, ऊपर वाला तो कुछ नहीं था। तो अब नेक्स्ट में आते हैं, तो पी पी का थर्ड। अब देख आंसर तो इधर से ही आ गया कि सी ऑप्शन होगा। ये तो गलत हो गया। तो नेक्स्ट वाला कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि तो वो तो ऑप्शंस तुझे भी आ जाएगा, मगर उसके बाद वाला प्रोसेस सही, मतलब सही होता है। तो AgNO3 है और KCl है। इस बार उल्टा दिया है। तो क्या था देख, Ag प्लस, तो AgNO3 तुझे रिएक्शन तो पता चल गया। AgNO3 प्लस KCl रिएक्ट करके क्या बनाता है? AgCl और KNO3। AgCl और KNO3। अब तुझे पता है AgNO3 और KCl जब आएगा, AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा और KNO3 बचा रहेगा। अब इधर क्या है, AgNO3 बहुत ज्यादा अमाउंट में है, क्योंकि टाइट्रेट के ऊपर दे रहा है ना। और टाइट्रेंट क्या है? KCl। मतलब AgNO3 के ऊपर। तो AgNO, तेरा जो, हाँ एक, तेरा जो KCl था, KCl भरा था, और उसके ऊपर से तो दे रहा है AgNO3। तो जो NO3 माइनस था, वो किससे रिप्लेस्ड होता है? AgNO3 आयंस। और क्या फॉर्मेशन हो रहा है? AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है, और KNO3 तो बन रहा है। तो जो Ag प्लस था, सॉरी, तो जो Ag प्लस था, वो किससे रिप्लेस्ड हो रहा है? Ag प्लस इज रिप्लेस्ड बाय K प्लस आयंस। तो सीधा देख, हम्म Ag प्लस K प्लस से रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि AgCl का प्रेसिपिटेट हो रहा है। और जो KNO3 था, KNO3 का AgCl का तो प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो KNO3 सॉल्यूशन में डिजोल्व है, KNO3 डिजोल्व इन सॉल्यूशन, मतलब आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। तो KNO3 का मतलब सॉल्यूशन पूरा दिख रहा है। KNO3 का सॉल्यूशन दिख रहा है, मतलब K प्लस और NO3 माइनस घूम रहा है। अब देख, NO3 को रिप्लेस किया पोटेशियम ने। अब पोटेशियम, सिल्वर का, सॉरी सिल्वर का था 6.2, और ये था पोटेशियम का क्या है? पोटेशियम का 7.4 है। तो मतलब इंक्रीज हो रहा है, 1.2 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्लाइट इंक्रीज। तो इसका हो रहा है स्लाइट इंक्रीज। तो अगर स्लाइट इंक्रीज होगा, तो देख स्लाइट इंक्रीज के बाद क्या होगा। हाँ, तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा तेरा इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद तो सबका आ जाता है, मतलब सबका डेल इंफिनिटी मोलर आ जाएगा। आ जाएगा तो मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K प्लस NO3 माइनस का बढ़ जाएगा। और तू KCl ऐड कर रहा है ऊपर से, तो सीधा है। तो मतलब बढ़ते ही रहेगा, तो इसका इंक्रीज होगा। फिर मतलब Q का 4 आएगा, तो Q का अगर 4 इधर से आ रहा है तो सही आ रहा है, मतलब Q का 4 आ रहा है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में NaOH और HCl है। NaOH HCl तो मैं कितना बार बोलूं, H प्लस, H प्लस दिखे ना, मतलब H प्लस तो बाप होता है सबका। देख H प्लस ऐसा है कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कोई ना। यस, R के लिए बता रहा हूँ। H प्लस टाइटेंट है, मतलब तेरा H HCl इसमें होगा। HCl अगर इसमें होगा तो देख ले, तो तेरा पहला जो आएगा वो किसके लिए आएगा? H प्लस की वजह से आएगा। H प्लस का 35 होता है, 35 डेलो होता है, 35 सीमेंस मोल इनवर्स। तो 35 देख, H प्लस दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा आएगा। मतलब तेरा जो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, वो बहुत हाई रहेगा। वो बहुत हाई किस किस में है? फिर 5 में है और 2 में है। अब उसके बाद देख, NaOH ऐड कर रहा है, तो तुझे भी रिएक्शन पता है, HCl के साथ NaOH जब ऐड करते हैं तो NaCl फॉर्म होता है। NaCl फॉर्म होता है और वाटर निकलते हैं। अब वाटर में क्या है? NaCl तो सीधा प्रेसिपिटेट आएगा। तो सीधा अगर प्रेसिपिटेट आएगा तो ये बहुत शार्प डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि H प्लस की वजह से वो बहुत हाई था, और H प्लस घट रहा है, मतलब वो बहुत शार्प डिक्रीज आएगा। उसके बाद जब तू सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा ऐड कर देगा, तो उसमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये आ गया तेरा इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जब तो OH माइनस बहुत ज्यादा ऐड कर रहा है, तो क्या हो रहा है? OH माइनस की वजह से भी कंडक्टेंस अच्छा खासा आएगा, क्योंकि OH माइनस का 19.9 है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद बढ़ेगा, मगर ये इतना कभी नहीं होगा कि ये H प्लस के ऊपर पहुंच सके। इसका कंडक्टेंस कांस्टेंट तो नहीं होगा। ये ग्राफ थोड़ा सा गलत बना है। ये ग्राफ अगर इधर तक रोक देता ना तो सही रहता है। मतलब ये H प्लस के
करीब तो नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि डिफरेंस है 35 और 19। ठीक है, ये थोड़ा गलत बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मगर इसका आंसर तो 2 हो रहा है, मतलब आर का आंसर आ रहा है 2, तो ये भी सही चल रहा है। क्यू का 4, पी का 3, आर का 2। मैं ऊपर से ये हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये जो दिख नहीं रहा है। हाँ, अब एक ही बचा है, एस का बचा है, तो एस का कर ले। इसका बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और CH3COH। सोडियम हाइड्रोक्साइड और CH3COH का बहुत मस्त है, मैं अलग से बना देता हूँ इसको, Ctrl+C, और मैं वो ये चार्ट ले लेता हूँ। तो देख, इसका अगर करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और CH3OH का, तो CH3, ये एसिटिक एसिड तो इधर पड़ा हुआ है, और एसिटिक एसिड ये क्या है, वीक एसिड। और वीक एसिड तुझे भी पता है कि ये डज नॉट कम्प्लीटली डिसोशिएट्स, कम्प्लीटली डिसोशिएट्स नहीं होता है। तो मान ले कि ये CH3CO में टूटेगा और H प्लस आएगा। ठीक है, ये H प्लस 100% तो नहीं है, 100% नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। ये अगर बहुत ज्यादा कम है, इसके बाद तो उस ऊपर से क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वो जितना भी OH माइनस होगा उसको तो खा लेगा, सीधा खा लेगा। तो पहले जितना भी H प्लस था, उसके लिए तेरा देख, थोड़ा सा H प्लस तो बचा ही है ना, H प्लस तो है। H प्लस के वजह से कंडक्टेंस कितना आएगा, अप्रोक्स पहले तो 35 के तरह आ रहा है। ठीक है, और CH3CO- का बहुत कम है, तो H प्लस के सामने तो उसका कुछ नहीं है, तो H प्लस का स्टार्टिंग होगा ये बहुत ऊपर से, स्टार्टिंग बहुत ऊपर से हो रहा है, इससे ही तुझे पता चल रहा है। मैं दूसरा ऑप्शन भी ले लेता हूँ, Ctrl+C। हाँ देख, इसको पीछे भेज देता हूँ, एक सेकंड। पीछे नहीं जा रहा है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है लगता है, हाँ अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देख, H प्लस बहुत, मतलब बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, किसी में भी ना उतना स्टार्टिंग से नहीं है। हाँ, 2 में है और 5 में है। अब 2 तो आ गया था उसके लिए, फिर भी चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए क्या आएगा, पहले तो H प्लस के लिए 35 आ रहा है, उसके बाद तो OH माइनस दे रहा है। अब जितना भी H प्लस था ना, उसको तो खा लिया है, मतलब OH माइनस उतना, अब तो स्टीप डिक्रीज होगा, क्योंकि OH माइनस आ रहा है सीधा। अब जब H प्लस खत्म हो गया, तब क्या आएगा, जब OH प्लस खत्म हो रहा है उसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आके ऊपर उठेगा। अब ये तो ऊपर उठना चाहिए, सीधी बात है, मगर देख क्या होता है, ये CH3CO माइनस तो है ना, ये पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर है OH माइनस है, तो क्या होता है, फास्ट डिक्रीज तो होता है। मगर ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो देता है, इसके लिए CH3CO माइनस हो जाता है, Na+, और उसके वाटर तो बनता ही है थोड़ा बहुत, और ये एक बफर कंडीशन कर देता है, बफर कंडीशन इज ऑकर्ड। तो OH माइनस जो आयंस था ना, OH माइनस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो तेरा कंडक्टिविटी शो करता है, कंडक्टिविटी कौन शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है CH3CO माइनस। अब तुझे भी पता है, अगर CH3CO माइनस OH माइनस की जगह कंडक्टिविटी शो करने लगेगा, तो ये कांस्टेंट ही आएगा ना पक्का। मतलब 4.1 है, 4.1 सबसे बहुत कम होता है, 4.1 मतलब कितना ही है 4.1, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। या फिर बता सकता है कि इतना सा इंक्रीज, मतलब जो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि 35 है, और ये जितना भी है, ये मतलब 4 से इंक्रीज करेगा, मतलब बहुत देर जाके 4 से इंक्रीज करेगा, तो कितना इंक्रीज होगा, इतना स्टीप राइज नहीं होगा, तो इसका भी 5। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इतना हो गया, ये जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये क्वेश्चन आसान है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो ये तो हो जाएगा तुझसे भी, मैं चल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन में है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब इस तरीके से लिखा हुआ है ना, उसको पहले खोल के लिखते हैं। उतना ज्यादा नेसेसिटी भी नहीं है, फिर भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, पहले सेल रिएक्शन लिख ले, तो आसानी होता है, क्योंकि
मुझे नहीं पता कितनों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। तो पहले जो देता है ये ऐसा होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन ए सॉलिड से ए एन प्लस का हो रहा है, और एन प्लस हो रहा है तो एन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, बी टू एन प्लस, मतलब दो एन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। फिर क्या बन रहा है, बी बन रहा है सॉलिड। अब देख, इसको दो से मल्टीप्लाई करेगा ना, तभी जाके ये टू एन इलेक्ट्रॉन जानेगा और ये घटेगा। और इसका एक्वस मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 मोलर है। और इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 1 मोलर है। ठीक है। अब तुझे ये तो पता चल गया। इधर से तो बहुत कुछ, इधर से तो पहले लास्ट इक्वेशन तो खत्म कर सकते हैं इधर से ही। तो ये जो तेरा फाइनल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, दो ए सॉलिड प्लस बी टू एन प्लस, उससे क्या बन रहा है, बी सॉलिड प्लस टू ए एन प्लस एक्वस। और इसका कितना है, 2 मोलर। इसका कितना है, 1 मोलर। ये याद रखना। तो इधर से तो क्या लिख सकता है, लाइक इधर से तो बहुत कुछ लिख सकता है, इसे लिख सकता है ना। ई सेल कितना होता है, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। अब देख एल एन प्रोडक्ट आएगा ए एन स्क्वायर, ए एन प्लस का स्क्वायर, और बी टू एन प्लस। अब ए एन स्क्वायर, ए एन प्लस का स्क्वायर मतलब इसका आएगा ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, दो का स्क्वायर फोर, इधर दो का स्क्वायर होगा, नीचे तो एक ही है तो एल एन फोर। इतना तक आ रहा है। अब मैं वापस क्वेश्चन में जाता हूँ। द वैल्यू ऑफ डेल एच फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल जी। अब डेल एच जो होता है, डेल एच जो होता है वो क्या होता है, डेल टी के साथ, हाँ सॉरी, डेल एच इज इक्वल टू कितना हो रहा है। अब देख, तुझे पता है डेल एच इज इक्वल टू टू डेल जी, ये बोलोगे है, टू डेल जी है, इज ट्वाइस दैट ऑफ टू डेल जी। हाँ, एट 300, एट टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। ठीक है। इफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज जीरो, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब ई सेल को जीरो मान रहा है ये। हाँ, तो डेल एस नॉट क्या पूछा है, पर मोल ऑफ द बी एट फॉर्म्ड। तो देख, अब डेल एस निकालना है, सीधी बात है, डेल एस निकालना है। तो तुझे डेल एस अगर निकालना है, डेल एस क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये पता है। अब इधर से तुझे डेल एस नॉट निकालना है, सबको नॉट नॉट लगा देता हूँ। अब डेल एच और डेल एच को मैं ना टू डेल जी से कन्वर्ट लिख सकता हूँ, माइनस टी डेल एस नॉट। तो टी डेल एस नॉट क्या होगा, वो किसके बराबर आ रहा है, डेल जी नॉट के बराबर आ रहा है। अब डेल एस नॉट किसके बराबर आ रहा है, डेल जी नॉट बाई टी। ये तो सीधी बात है ना। अब तुझे निकालना है डेल जी नॉट। अब तुझे पता है डेल जी नॉट किसके बराबर आता है, डेल जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अब तुझे बस ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल इधर देख, इधर ई सेल बोला गया है जीरो, मतलब ई नॉट सेल कितना आ रहा है, इससे ई नॉट सेल आ रहा है आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन फोर। ये ई नॉट सेल है तेरा। अब माइनस एन एफ, अब एन कितना है, एन देख ले, एन तो जा रहा है दो इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब इधर आएगा दो, इधर दो आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर अगर दो आ रहा है तो अब देख ले, अब तेरा जो डेल जी आ रहा है, सीधी बात है, डेल जी माइनस एन एफ, इन सेल के जगह क्या लिखेगा, आर टी बाई टू एफ एल एन फोर। इतना ही आ रहा है। अब इसके बाद, और माइनस एन है, माइनस, अगर एन दिया है तो माइनस एन के जगह, अच्छा माइनस एन को मैं माइनस एन अभी तक तो पुट कर रहा हूँ। इसके बाद देख, अब डेल एस कितना होगा, देख डेल एस इज इक्वल टू, डेल एस इज इक्वल टू डेल जी नॉट बाई टी, मतलब डेल जी नॉट की जगह तू पुट कर रहा है एन एफ आर टी। एफ एफ तो इधर से खत्म कर, हाँ तो एफ एफ को मिटा दे, हाँ एफ, सॉरी, एन एल एन फोर बाई आर टी था और नीचे टी था। और टेम्परेचर 300 केल्विन ही है, तो इधर से डेल एस नॉट का प्यूरिफाइड वैल्यू क्या आ रहा है। अब देख इधर आएगा, इधर, और एन 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 क्या है तेरा, इधर देख, हम्म इधर एन क्या था, एन तो दो था ना। और इधर ये जो एन आता है ये भी क्या आता है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका वैल्यू भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहा तो वैल्यू डेल एस नॉट का क्या आ रहा है, मैं दूसरे पेज में चलता हूँ। डेल एस नॉट इज इक्वल टू माइनस, तो ये 2 होगा, 2 तो कट जाएगा, आर आर एल एन फोर, आर एल एन फोर, और शायद बाई एक टेम्परेचर रह जाएगा ना। नहीं नहीं, टेम्परेचर तो कट रहा है, एक माइनस, एक सेकंड, एक माइनस साइन रहेगा ना, ये माइनस साइन तो रह रहा है, हाँ ठीक है। तो एक माइनस साइन भी रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक माइनस साइन रह रहा है, मतलब आर, अब देख आर का वैल्यू कितना पकड़ने बोला है, 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, माइनस 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू एल एन फोर के जगह 0.7 बोला है, तो एल एन फोर को तो क्या लिख सकते हैं, एल एन फोर मतलब एल एन टू स्क्वायर होता है, अब 2 को बाहर निकलेगा तो 2 ln2 होता है, और 2 ln2 के जगह कितना वैल्यू रखता है, 0.7, तो -8.3 इंटू एल एन का कोई यूनिटलेस होता है, इंटू 1.4 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसका वैल्यू कितना आता है, -11.62 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये नेगेटिव में आएगा, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएटी में आएगा तो खत्म हो जाएगा। मतलब साइन का कंफ्यूजन हुआ, साइन मतलब हम हमेशा यूनिट लिख के चलना, और साइन लिख के हमेशा चल, स्टेप बाय स्टेप कर, तो ही आसानी हो जाता है। तो ये तो क्वेश्चन गया खत्म। उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। The conductance of 0.0015 aqueous molar of a weak monoacid acid was determined by using a conductivity cell using platinum ore. The distance between electrodes was is 120 centimeter with an area of cross section of 1 centimeter cube. देख इसको तुझे करने के लिए तुझे एक तो पहले पता होना चाहिए कि मैंने पिछले बार भी कराया था कि वीक बेसिड के लिए क्या होता है, मतलब वीक एसिड्स के लिए जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, सी अल्फा। मैं एक बार बता देता हूँ। देख एच ए डिसोशिएट किस में होता है, H प्लस और A माइनस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूँ। सी सी में जब कॉन्सेंट्रेशन सी था तो डिसोशिएट नहीं हो रहा था, जब टाइम इजिकल टू जीरो होता है, टाइम इजिकल टू टी आएगा, तो इसका अल्फा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि कितना नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड। अब सी माइनस सी अल्फा है, सी अल्फा है, कि ए क्या हो रहा है, सी सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई सी इंटू 1 - अल्फा, तो कितना आता है, सी अल्फा स्क्वायर इंटू 1 - अल्फा, ये आ रहा है। तो ये अगर आ रहा है तो देख, तो एच प्लस का कितना आ रहा है, देख एच प्लस का तो सी अल्फा आ रहा है ना, एच प्लस तुझे निकालना क्या है, निकालने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 120 सेंटीमीटर, तो एल का वैल्यू जो है ये है 120 सेंटीमीटर, और कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना है, कॉन्सेंट्रेशन है तेरा, ये एल है, ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.0015 मोलर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड, तो द कंडक्शन डेल्टा एम जो है, डेल्टा एम कितना है तेरा, 5 × 10⁻⁷। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या बोला है, 4। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मतलब माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कितना आता है, 4। अब द वैल्यू ऑफ डेल एम नॉट ऑफ दिस वीक सॉल्यूशन इज जेड, डेल एम नॉट मतलब यही निकालना है। अब तो मतलब आसानी है ना, अब निकाल लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं। तुझे पता है अल्फा क्या होता है, डेल एम बाई डेल एम नॉट, ठीक है। अब ये अल्फा है, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुझे ये इधर से निकल जाएगा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर 4 बोला है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻⁴। ये सीधी बात है, 10⁻⁻⁴ इसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना आया। अब तो ना सीधा इस फॉर्मूला को H C से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, तो तुझे क्या निकालना है, सी, और तुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है, सी अल्फा का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻⁴। तो इसके साथ क्या होगा, सी इंटू डेल एम बाई डेल एम नॉट, ये तो आ रहा है सीधी बात है, सॉरी, सी कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन डेल एम बाई डेल नॉट निकालना है, डेल एम बाई डेल नॉट अगर तू निकालेगा तो कॉन्डक्टेंस क्या होता है,
कंडक्टेंस कंडक्टेंस तेरा होता है मतलब डेल एम जो होता है उसका वैल्यू क्या आता है, कप्पा इंटू 1000/c बाई डेल एम इन्फिनिटी, मतलब डेल एम नॉट। तो इसके जगह तू पुट करेगा 10⁴ इज इक्वल टू कप्पा इंटू, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन था, सी इंटू, देख ये इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 10⁻⁴। ये वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं। अब डेल एम लिख रहे हैं, डेल एम की जगह क्या लिख रहे हैं कि कप्पा इंटू 1000/c बाई डेल एम इन्फिनिटी, डेल एम सॉरी क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, बाई डेल एम इन्फिनिटी। यही वैल्यू आ रहा है तेरा। अब इसके बाद इसको और कर, अब सी सी इधर से कैंसिल हो रहा है, तो के इंटू 1000 बाई डेल एम नॉट। अब तुझे भी पता है कप्पा क्या होता है, जी इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाई डेल एम नॉट। अब तुझे डेल एम नॉट का वैल्यू चाहिए सीधी सीधी, तो डेल एम नॉट का वैल्यू क्या है, जी इंटू एल बाई ए इंटू 1000 बाई 10⁻⁴। तो एल का जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू देख, डेल एम इधर दिया है, एक सेकेंड, द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन वाज, अच्छा कंडक्टेंस तो वैल्यू ऑफ द ये सी है, सॉरी, हाँ, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन की कितना दिया गया है, मतलब कंडक्टेंस ना इधर में, कंडक्टेंस का एस जी मान ले, कोई दिक्कत नहीं, जी या एस कंडक्टेंस जो भी था 5 इंटू 10⁻⁷ है, इंटू एल बाई ए, एल कितना है 120 सेंटीमीटर, 120 की जगह और ये स्क्वायर सेंटीमीटर, ए है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1000 आएगा, बाई डेल एम नॉट नहीं 10⁻⁴। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये कितना आ रहा है देख, 10³ तो ये 10 ऊपर जाएगा, तो ये करके ये कट जाएगा सीधा, तो 5 इंटू 120 आ रहा है, मतलब 600, 600 मतलब 6 इंटू 10 स्क्वायर, 6 इंटू 10 स्क्वायर, स्क्वायर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये आएगा, तो इसका z इंटू 10 स्क्वायर आ रहा है, तो z का वैल्यू कितना हो रहा है 6, तो z का वैल्यू हो रहा है 6, हाँ 11, हाँ अब 12, 12 में चलते हैं, 12 में बोला है कि जिंक ऑक्सीडाइज होता है जिंक प्लस में, कॉपर कॉपर प्लस में, मतलब Zn जाता है Zn2 प्लस में, और कॉपर क्या आता है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर होता है, सीधा रिएक्शन है, ये एनोड में हो रहा है और ये किस में हो रहा है, कैथोड में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुझे भी पता है अगर मैं इस मतलब अगर सही से लिखने जाओ तो क्या लिखूंगा, ई सेल लिखूंगा। क्वेश्चन क्या हुआ, इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस is increased 10 times the concentration on the Cu plus the expression क्या होगा, ये मुझे पता करना है। तो पहले तो पता कर लेता हूँ कि डेल जी का ही पूछा है। अब देख डेल जी का फॉर्मूला तुझे क्या पता है, डेल जी का, और आज पेन टैप का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अब डेल जी इजिकल टू क्या होता है, डेल जी होता है माइनस एन एफ ई सेल, सीधी बात है, ये फॉर्मूला है। तो तुझे पहले ई सेल निकालना है, ई सेल क्या होता है, लास्ट इक्वेशन से ई नॉट सेल माइनस आर टी वाई एन एफ ही कर देता हूँ क्योंकि इधर कॉन्सेंट्रेशन है, तो आर टी वाई एन एफ लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ कितना आएगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Zn2 प्लस बाई कॉपर प्लस। अब जिंक का कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज है इनटू कॉपर 2 प्लस का, तो इसका लॉग 10 कितना आ रहा है, सॉरी ये एलन होगा, फिर गलती, जब ये एलन होगा, ई नॉट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी, और एन का वैल्यू कितना है 2, क्योंकि इधर जो रिएक्शन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो आर टी बाई 2f, एल एन कितना है 10, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ रहा है तेरा एक्चुअल वैल्यू, अब तो इस सेल, हम्म, ठीक है, तो यही आ रहा है वैल्यू। अब डेल जी में पुट करते वैल्यू, डेल जी में अगर वैल्यू पुट करेगा तो माइनस एन की जगह कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2f, ई सेल की जगह तो लिखेगा ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई 2f एल एन 10। अब ई नॉट का सेल का वैल्यू भी दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं, तो ई नॉट सेल का है 1.1 और ये ई सेल है,
तो ई नॉट सेल के जगह 1.1 पुट करते 2f 1.1 माइनस आर टी बाई 2f ln 10। तो इससे क्या वैल्यू आएगा? इससे वैल्यू आ रहा है तेरा देख इधर तो माइनस 2.2f हो रहा है और प्लस आ रहा है, दो 2f कट रहा है तो आर टी ln 10। और आर टी ln 10 का वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में ही था। ln 10 ln 2, अच्छा ln 2 का था 0.7। तो ln 10 का किससे करेगा देख, आर टी ln 10 माइनस 2.2f है ना। अब देख ln 10 क्या होता है, 2 पॉइंट ln क्या होता है 2.3 log ऑफ 10। अब log ऑफ 10 तुझे क्या पता है, इसका बेस जब 10 आता है तो 1 हो जाता है, मतलब 2.303। तो इसका अगर वैल्यू 2.303 आ रहा है तो 2.303 आर टी माइनस 2.2f। तो ये वैल्यू आ रहा है बी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर बी सही हो गया तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 क्वेश्चन पे। प्लेटिनम सॉलिड्स और हाइड्रोजन H प्लस M4 M2 प्लस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जाके हाफ हाइड्रोजन लिख लो तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होके H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और सीधी बात है M4 प्लस रिड्यूस होके M2 प्लस में आ रहा है। तो इसका हाइड्रोजन को लेने का कोई फायदा नहीं हाफ में, मैं इधर 2 कर देता हूँ। क्यों 2 किया, क्योंकि इसमें तो तेरा 2 इलेक्ट्रॉन खाना है ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन खाना है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो अब ई सेल बोला है 0.092 और इसका वैल्यू बोला है 10x, और इसका ई नॉट भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में कुछ है ही तो नहीं, इनमें करना ही क्या है। इसका ओरिजिनल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये ना हमेशा लिख ले साइड में कि ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होता है, और ये लिख ले एनोड। पहले जब क्वेश्चन करना ये कर ले, कोई गलती नहीं होता इससे। एक ये बस 2-3 सेकंड ही ज्यादा लगता है, कुछ गलती नहीं होता। फिर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा M4 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन तो काट दे, 2H प्लस, प्लस कितना है M2 प्लस। ठीक है, तो ई सेल कितना है, ई सेल आएगा ई नॉट सेल माइनस तेरा अगर आर टी बाई एन एफ एल एन कितना आएगा M2 प्लस एक्वा सोल्यूशन बाई M4 प्लस एक्वा सोल्यूशन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस नीचे आएगा बाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, ये आएगा तेरा एक्चुअल फॉर्मूला। अब देख ई सेल का वैल्यू तुझे दिया है 0.092 इजिकल टू ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल है तेरा ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल 0.151 माइनस आर टी बाई एन एफ। अब देख वैल्यूज पुट करने का वक्त है। अच्छा यही तुझे निकालना है, ये इजिकल टू 10x है, इसका वैल्यू है 10x, तो इसका ln 10x, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी 1 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू से 1 1 लिख दिए 10x है। अब इसका वैल्यू हम लोग अगर सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा है, सब्सट्रैक्ट करके 0.059 के बीच आ रहा है, माइनस 0.059 इजिकल टू आर टी बाई एन एफ। अब तुझे अभी बोला कि इसको लॉग में कन्वर्ट किया तो इसके साथ लॉग 10 हुआ, लॉग 10 का वैल्यू तो 1 है, इसके साथ 2.303 मल्टीप्लाई करना है, ये हमेशा ना लेफ्ट साइड में ही लिखना है, तो लॉग 10 का वैल्यू तो 1 होता है। पूछा क्या है, एक्स का वैल्यू पूछा है, अच्छा लॉग एक्स, ये एक्स सामने आ जाएगा ना, ये एक्स आर टी, एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया 0.059 इंटू एन एफ बाई आर टी। अच्छा ये भी नहीं करना, एक सेकंड, ये बहुत आसान हो जाता है। इधर देख 0.059 था, 0.059 के बाद x इंटू आर टी 2.303 आर एफ। अब n का वैल्यू कितना है 2 है, और आर टी एफ इंटू 2.303 इसका वैल्यू दिया है 0.059, तो इधर से इधर घटक x इजिकल तो फाइनल x का वैल्यू पूछा है ना वो है 2, ये छुपा हुआ है मगर है तो सही भाई, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है 2, मतलब डी, याद रख लेना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी सेशन थोड़ा और 3-4 सवाल ही बचा है, ज्यादा लंबा तो नहीं खींचेगा। ऑल द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन एक्स टू वाई डेल जी आर रिएक्शन दिया है
यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ M प्लस टू M3 प्लस ई नॉट दिया है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने बोला है व्हेन 1 मोल ऑफ X इज कन्वर्टेड टू Y इज। तो पहले जो रिएक्शन दिया है इसको समझ के, ये डेल जी आर रिएक्शन है, ये गलती मत करना कि एक मोल दिया है और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में फर्क होता है। तो इसे समझ ले कि क्या होता क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख तेरा डेल जी आर रिएक्शन क्या है, डेल जी आर इज इक्वल टू क्या है, -193 किलो जूल मोल इनवर्स। ये एक मोल के लिए है। तो मैं अगर लिखूं तो डेल जी आर रिएक्शन का क्या होता है, ई सेल ये होगा, ये डेल जी नॉट है, सॉरी ये जी नॉट है। -193 किलो जूल को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जूल में, जूल मोल इनवर्स। ठीक है, यही तो था। अब देख -NF ई नॉट ऑफ सेल, -NF ई नॉट ऑफ सेल की जगह तो क्या लिखेगा, माइनस इन, तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू -193 इंटू 10³ बाई NF। अब n की जगह कितना होगा, रिएक्शन देख, रिएक्शन M प्लस से M3 प्लस जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। तो इनका वैल्यू 2 आ रहा है 96500। अब 96500 आता है, ई नॉट सेल का वैल्यू, सर ई नॉट सेल भी दिया हुआ है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक्स का वैल्यू भी देख, यही गलती होता है, मतलब गलती कैसे पता चल जाता है, मतलब तो यही सोचेगा ना कि इसके बाद तो भैया यही करूंगा, ई नॉट सेल की जगह 0.-0.25 वोल्ट जो भी है, तो ये आ रहा है, सीधी बात है। मगर देख तू, ये करने के बाद ये आएगा ना, तो सारे वैल्यूज इक्वल है, तो निकालना क्या है, सीधी सीधी। ये पढ़ने में तूने गलती किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है 1 मोल ऑफ X से Y जाने में। ये जो रिएक्शन है ना, ये वन मॉलिक्यूल जा रहा है। मगर जब तेरा 1 मोल्स ऑफ जाएगा तो कितना टोटल रिएक्शन, मतलब कितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, मतलब n इंटू एक्स। एक्स किसके लिए आ रहा है, कि कितना मोल्स आ रहा है, तेरा वही तो निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग एक्स मान रहे हैं कि एक्स इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो एक मोल के लिए अगर तेरा 2 इलेक्ट्रॉन आए तो एक्स मोल के लिए कितना आएगा, 2x। सीधी बात है। तो इसको हम लोग एक्स एन से कर रहे हैं, तो एक्स एन मतलब एक्स इधर ही रहने देते हैं एक्स को, और इंटू, अच्छा एक्स को इधर ही रहने देते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, 193 इंटू 10³ बाई 2 इंटू 9650 इंटू तेरा कितना आ रहा है, इधर एक्स था 0.25, 1/0.25। अब देख इधर से वैल्यू कैसे आएगा, 9650 मतलब 96 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करे तो ये आ रहा है 193,000, भाई इसको मल्टीप्लाई करेगा तो वही आएगा 193,000 इंटू 1/0.25। तो 1/025 करेगा, ये तो गया, तो 1/25 मतलब 100/25। इसका वैल्यू तो आ रहा है 4, तो इसका वैल्यू शायद 4 ही आएगा। और तो कुछ गलती मैंने किया नहीं, हाँ तो इसका 4 ही आएगा, सही है। इसका क्वेश्चन बहुत आसान था। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज्ड इज 4। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ a solution of weak acid HX is 10 times smaller than the molar conductivity of solution of weak acid HY if del x minus del y minus the difference in the pK values pK minus pKHY is considered डॉट 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 डॉट, बहुत कुछ दिया है क्वेश्चंस पे, ज्यादा कुछ है नहीं। मगर इसमें क्या है ना, इसमें तो मतलब अगर कैलकुलेशन सही रखा ना तो कैल से कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इसमें बस कैलकुलेशन ही करना है और कुछ है नहीं। तो पहले ना, ये तुझे पता है, ये ना मैंने बहुत बार करा चुका हूँ कि के ए क्या होता है, के होता है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब देख, जब तुझे बोला है कि अल्फा वेरी 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 लेस देन 1 है, तो तेरा के ए किस में बदल जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। 1 - 1 अल्फा का वैल्यू लगभग 1 के बराबर ही आ जाता है। और तुझे ये पता है अल्फा इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल एम नॉट होता है, ये सीधा पता है। और तो के ए का वैल्यू भी ये आ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू इधर से क्या आएगा, के ए बाई सी रूट ओवर के ए बाई सी, यही आ रहा है। और अगर तुझे कोई पीके पूछे, पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के,
मैं सिर्फ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस में आऊंगा। माइनस लॉग ऑफ के, अब इधर इधर से तो सब कुछ बता सकता है। मतलब अगर कोई तरह डिफरेंस इन देयर पीके वैल्यूज पूछ रहा है, मतलब पीके ए एक्स और वाई के लिए दिया है, मतलब पीके एक्स मतलब पीके वाई, यही तो पूछ रहा है। मतलब माइनस लॉग ऑफ के ए एक्स के लिए और प्लस लॉग ऑफ के ए वाई के लिए। ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे न मत सीख जाना कि प्लस कैसे हो गया। तो यही तो सीधी बात हो रहा है, ये कैलकुलेट कर लेगा तो सब कुछ खत्म हो रहा है। तो देख ले, तो क्वेश्चन में पी के ए माइनस पी के वाई तुझे कैलकुलेट करना है, ये एक्स के लिए वाई के लिए। तो तेरा आएगा माइनस ऑफ लॉग के ए एक्स के लिए आ रहा है, फिर प्लस ऑफ लॉग के ए वाई के लिए आ रहा है। के ए क्या है, अब के ए तुझे निकालना है। के ए होता है तेरा सी अल्फा स्क्वायर। अब देख, जब एच एक्स के बारे में बात कर रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ। के ए है, के ए एक्स के लिए बोल रहा हूँ, होता है सी अल्फा स्क्वायर। अब सी तो दिया हुआ है 0.01, अल्फा क्या है डेल एम बाई डेल एम नॉट, और वो भी डेल एम एक्स। अब देख इधर है डेल एम नॉट, अगर देखा डेल एम नॉट एच एक्स के लिए क्या होगा, डेल एम डेल एम नॉट एच प्लस प्लस डेल एम नॉट एक्स माइनस, और डेल एम नॉट एच वाई के लिए कितना हो रहा, एच वाई के लिए कितना आएगा, एच वाई के लिए भी वही आएगा डेल एम नॉट एच प्लस, और ये तो कांस्टेंट है ना, ये चेंज नहीं होता। डेल एम नॉट वाई माइनस, तो एच प्लस और वाई माइनस का सेम ही है, एक्स माइनस और वाई माइनस का सेम ही है। तो इसका जो टोटल वैल्यू आ रहा है, इसका जो टोटल वैल्यू आ रहा है, ये सेम ही आएगा, ये याद रख लेना, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये आ रहा है। तो और इसके बाद आ रहा है क्या, हाँ और कुछ नहीं है। सी अल्फा स्क्वायर के जगह, सी अल्फा स्क्वायर के जगह हम लोग ये लिख रहा है, ये तो लिख ही सकते हैं ना, सी अल्फा का होल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर देना भूल गया मैं, सॉरी स्क्वायर देना भूल गया। अब के ए वाई क्या आएगा, सी अल्फा स्क्वायर, ये एक्स के लिए था, ये वाई के लिए था। सी कितना है 0.1 बोला है, और डेल एम वाई बाई डेल एम नॉट का होल स्क्वायर। अब ये था, इसके बाद कलर चेंज कर लेता, ब्लैक लाता हूँ, रुक जा। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ के एक्स माइनस माइनस लॉग ऑफ 0.01 डेल एम बाई डेल एम नॉट का होल स्क्वायर, ये है। और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी। अब देख ये था माइनस, ये था, तो मैं अभी तो माइनस लगा देता हूँ। तो इसके नीचे क्या आएगा, 0.1 डेल एम वाई बाई डेल एम नॉट का होल स्क्वायर, सीधी बात है यही आ रहा है। तो माइनस अगर मैं अंदर कर दूँ तो ये उल्टा सीधा हो जाएगा, मतलब जो ऊपर था वो नीचे ये आ जाएगा, 0.1 डेल एम वाई बाई डेल एम नॉट का होल स्क्वायर, और 0.01 डेल एम बाई डेल एम नॉट का होल स्क्वायर। यार देख, अब इसके बाद ये क्वेश्चन डेल एम नॉट, देख डेल एम नॉट सेम है, तो ये कितना आसान हो जाता है, लॉग ऑफ, अब देख 0.1 है तो 0.1 बाई 0.001 कितना आएगा, एक के वजह से इसके नीचे 10 आ रहा है और इसके वजह से 100 जा रहा है, 10 आ रहा है। तो log 10 डेल एम वाई का होल स्क्वायर बाई डेल एम एक्स का होल स्क्वायर, सीधी बात यही आ रहा है। अब इसको अगर तू निकाल सकता है तो इसके वजह से जो आ रहा है, और कुछ तो ही नहीं। तो नेक्स्ट में चलते हैं, क्या आ रहा है, log ऑफ 10 डेल एम एक्स का होल स्क्वायर बाई डेल एम वाई का होल स्क्वायर, यही तो आ रहा है और कुछ नहीं है इसमें। अब इसको कैसे निकालेगा, डेल एम एक्स और डेल एम वाई। अब देख इधर बोला है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड एच एक्स का 10 टाइम्स स्मॉलर है, एच एक्स का 10 टाइम्स स्मॉलर है, मतलब 10 टाइम्स ऑफ डेल एम एक्स इज इक्वल टू डेल एम वाई, यही तो बोला गया है, सीधी बात है। तो log 10 इंटू डेल एम एक्स का, एक्स डेल एम वाई की जगह तो लिख ले डेल एम एक्स, और डेल एम वाई की जगह तो क्या लिख रहा है 10 ऑफ डेल एम एक्स, और इसका स्क्वायर है। तो इसका जगह 10 है, तो क्या आएगा, हम्म, गलती तो कुछ नहीं कर रहा है ना, नीचे सॉरी नीचे एक्स था, सॉरी नीचे एक्स था, वही सोच रहा हूँ मैं, नीचे एक्स था ऊपर वाई था, ऊपर वाई था नीचे एक्स था, अभी सब कुछ बिगड़ जाता। तो इधर 10 आएगा,
तो इधर ये आ गया x, डेल एम एक्स घट गया 10 का स्क्वायर, तो log ऑफ 10 टू द पावर 1 इंटू 10 स्क्वायर, तुझे पता है इतना तो पता ही होना चाहिए, 3 log 10 मतलब 3 log 10, तो ये आता है 3। तो 3 क्या है आंसर है, तो और मतलब आंसर है तो वो तो पता है, डिफरेंस इन द पीके वैल्यूज, तो 3 डिफरेंस इन द पीके वैल्यूज क्या है, डिफरेंस इन देयर पीके वैल्यूज इज 3, ये तेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसे इसका वैल्यू आ रहा है 3। कोई बात नहीं, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए गैल्वेनिक सेल द सॉल्व ब्रिज, अब देख ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। हाँ हाँ, गैल्वेनिक सेल, अब देख इसके सॉल्व ब्रिज के ऊपर जो जो तू पढ़ सकता है ना, सॉल्व ब्रिज एक बार अच्छे से देख लियो सब, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, सॉल्व ब्रिज अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से पढ़ लेना। पहला ऑप्शन तो सीधी बात है, वो डेफिनेशन में ही आता है, ये जो लाइन लिखा है ना ये डेफिनेशन में ही आता है कि डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द केमिकल रिएक्शन। इसे बनाया ही गया है कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कराने से, प्रिंसिपल को फॉलो करवाने के लिए, तो इसका पहला पॉइंट ही है, जो रिएक्शन चलेगा रिएक्शन को वो कुछ नहीं करेगा, मतलब अगर रिएक्शन में मेरा सिल्वर है, रिएक्शन में पोटेशियम है, रिएक्शन में क्लोराइड है, तो ये तीनों सॉल्ट छोड़ के सॉल्वब्रिज दूसरे सॉल्ट से बना होगा। हम लोग अगाड़ अगाड़िजल बहुत कुछ यूज कर लेते हैं, पहला ऑप्शन तो सही है। अब देख धीरे धीरे ना इस ऑप्शंस को पढ़ एक बार समझ, क्योंकि सॉल्व ब्रिज ये क्वेश्चंस देख के मैं अभी ऑप्शंस बता दूंगा तो ये तो हो ही जाएगा, मगर क्वेश्चंस को अच्छे से समझने से अच्छा होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व ब्रिज में एक बार थोड़ा सा मतलब डिटेल्स में बता देता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो देख ले तो सॉल्व ब्रिज हो जाएगा, उससे मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो मैं ना लिख देता हूँ, तो ये याद रख लेना कुछ चीजें, एक दो चीजें ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं डिप कलर से लिख देता हूँ, मैं बहुत दिनों से वायलेट नहीं यूज करता। कि इन्हें गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, गैल्वेनिक सेल में हम लोग सॉल्व ब्रिज किस लिए यूज करते हैं, सॉल्व ब्रिज डज नॉट पार्टिसिपेट, ये तो मैंने अभी बताया, डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली, केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करता इन ए सेल रिएक्शन, ये पहला लाइन है। अब द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्व ब्रिज, neither reacts, यही मैंने बताया, neither reacts मतलब ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब अगर ये सॉल्यूशन है ना, ये तेरा दो कैथोड है, ये सॉल्व ब्रिज है, सॉल्व ब्रिज का जो आयंस होगा ये अलग होगा, क्या लिख रहा हूँ सिल्वर लिख रहा हूँ बार बार, मतलब ये अलग होगा सीधी बात है। और ये जो सॉल्व ब्रिज है ना, ये सॉल्व ब्रिज क्या करता है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशन, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके सॉल्व ब्रिज का कॉन्सेप्ट आया है, बिटवीन द टू सॉल्यूशंस। तो ये अगर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक जो सर्किट बन रहा है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट बन रहा है, नहीं तो वो प्रेसिपिटेट पड़ के इलेक्ट्रिक सर्किट स्टॉप हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अब देख ये और क्या नहीं करता, इसका अगर सॉल्यूशन ये देख, इसका तो इधर से तार मतलब जो तेरा बल्ब जलता है तू जैसे फोटो में देखता है, तो सॉल्व ब्रिज क्या करेगा, सॉल्व ब्रिज के साथ ये जो ऑप्शन है स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, इसका ये काम ही नहीं है, ये काम क्यों होगा इसका, ये इसका काम ही नहीं है कि डिफ्यूजन स्टॉप करना है, ये घुलता नहीं है उसमें, ये इसके अंदर स्टैक्ड रहता है, ऐसा नहीं कि ये निकाल के इसमें आ गया। तो इट इज नेसेसरी फॉर द ऑकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन, ये नहीं होगा तो वो उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। इंश्योर्स मिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन, भाई मिक्सिंग तो सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहा है, और जो ये सॉल्वेज है इसका जो आयंस है वो उसका अंदर ही प्रेजेंट रहता है, मतलब इसका अंदर ही प्रेजेंट है, इधर तक भरा रहता है, मतलब पूरा इस इधर तक आता है, मगर ये सॉल्यूशन को मतलब सॉल्यूशन को बस टच करता है, उसके अंदर मिक्स नहीं होता, इसका कोई रोल नहीं है, इस सॉल्ट ब्रिज का नो रोल इन द मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट,
इन द मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट, इसके साथ कोई रोल नहीं है। तो यही था, ये तो मतलब गलत ऑप्शन है, इंश्योर नहीं करता कोई मिक्सिंग वक्सिंग का। तो आज का इतना ही था, यही था, इतना वीडियोस था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए हम लोग पहले क्वेश्चन, पहले में 9-10 सवाल कर लिए। तो इसका मतलब लगभग तेरा 20 सवाल तो हो ही गया, मतलब मिनिमम 20 से 22 तक हो गया है सवाल। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना था मैं उतना ही कराऊंगा ना, मतलब थोड़ा खुद से थोड़ी लाऊंगा कि इतना क्वेश्चन मतलब करा गया। तो जो भी है, देख ले इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक सॉल्व ब्रिज का बारे में तो बता दिया मैंने, और तूने देखा कि दो वीडियोस में थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में ना पहला सवाल, जो पहला वर्ड लिखा था वो था कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स पढ़ के जा। नास्ट इक्वेशन तो रट ले, लास्ट इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट होता है। अब देख कंडक्टेंस का जितना भी फॉर्मूला है, मैं जहां तक इंश्योर लग रहा है कि अगले जो 2025 में आने वाला है वो कंडक्टेंस से ही आएगा, इतना मुझे पता है। और डेलेम नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट। और देख ज्यादा से ज्यादा ग्राफ्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्राफ्स आ रहा है, तो ये भी पकड़ ले कि ग्राफ्स ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो ग्राफ्स को अच्छे से देख ले। डेल एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, डेल एम का फॉर्मूला, ये तो कंडक्टेंस में तो पड़ ही जाएगा। और जो जैसे मिक्सिंग ऑफ, देख मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड प्लस वीक बेस, इन चारों का देख ले। इन चारों का मैं अलग से शायद वीडियो, अभी तो सीरीज कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी नया है, मैं तो नहीं तो करा देता, कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग से एक वीडियो कर दूंगा। मैं जितना भी मुझे शॉर्ट ट्रिक्स आता है ना मैं कर दूंगा। और देख उसके बाद क्या है, उसके बाद वही मतलब और एक जो सवाल था जैसे पीएच था, पीएच से एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना, वो तो मतलब सीधा फॉर्मूला होता है ना कि पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस। और ये याद रख लेना कि एट टेम्परेचर, जो तेरा नॉर्मल टेम्परेचर है तेरा, तो बोलता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, 298 केल्विन टेम्परेचर होता है। और मैं इधर भी गलती कर रहा हूँ, 298 केल्विन, उसमें क्या होता है, उसमें तेरा जो पीएच का वैल्यू है तुझे भी पता है, जो तेरा पीएच का वैल्यू होता है वो 14 माइनस पीओएच होता है। और ये अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड में देना, तो पीएच प्लस पीओएच क्या हो जाता है, 12 के बराबर हो जाता है। तो ये याद रख लेना, ये एक इम्पोर्टेंट है। तो ये तो क्वेश्चन है। तो अगर मान ले तुझे पीओएच दिया है, तो उधर से तू पीएच भी निकाल सकता है उसका। ये बात मत कर देना कि भैया इधर तो पीएच नहीं था, तो पीओएच था, वो तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए था, हम लोग तो उसके लिए पीएच, पीएच सबके लिए डिफाइंड होता है। जो स्केल होता है उसका, अगर किसी का पीएच है तो उसका पीएच कितना होगा, 12 होगा एट 298 केल्विन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा मैटर करता है, मगर जेई एडवांस के लिए उतना ज्यादा खास नहीं आएगा, ठीक है, उतना तो चलता है, मतलब लिमिटेशन चलता है सबका। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खत्म हो गया। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दे भाई, सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर तो मैं बोलने बोले नहीं हो, और अभी तो शायद 20-25 वीडियो आ गया है, चैनल बहुत नया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो मेरा भी फ़ायदा होगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन सच में आज एक बच्चे ने दे दिया, आज एक बच्चे मतलब कमेंट किया तो मैंने खुश हो गया बहुत। तो मतलब मुझे इतना मोटिवेशन, एक बच्चा देख रहा है काफ़ी है, मुझे मोटिवेशन मिल गया वीडियो बनाने का, अब तो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही था। पढ़ते रहे। अब इसके बाद में कोई रील्स नहीं, सीधा सो जा, या फिर दूसरे सब्जेक्ट पर दूसरे टीचर्स का वीडियो देख ले, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी चैप्टर का आएगा, तो देख ले। और नो बैकलॉग, ये मतलब जान है, नो बैकलॉग। और मैं सीधा बोलूंगा केमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल, जिसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल समझ आता है उसे केमिस्ट्री आता है, जिसे नहीं आता उसे नहीं आता। तो आज का इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके बाय।